Hess's law of constant summations. तो इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ enthalpy change of a reactions is constant whether the reactions is carried out in single step or multiple step. तो ये जो हेसेस लॉ का ये बोलना है कि अगर एक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा हो या वो मल्टीपल स्टेप में हो रहा हो, उसका जो इंथाल्पी चेंज होता है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या मैं बोलना चाहता हूं, समझे इसको। अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन से ए गिव्स राइज टू बी, ये एक सिंगल स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है, सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होगा। अगर यही रिएक्शंस को मैं मल्टीपल स्टेप में कराऊं, ए से पहले मैं ए से मैं मान लो कि डी बनाऊं, ऐसे सीक्वेंस कर लो, सीक्वेंस ए से मैं पहले बी बनाऊं, बी से मैं सी बनाऊं और सी से फिर डी बनाऊं। ये रिएक्शंस को सिंगल स्टेप में कैरी कराया जा रहा है और ये मल्टीपल स्टेप में कैरी कराया जा रहा है। देखो, ये रिएक्शंस को एक सिंगल स्टेप में कैरी कराया जा रहा है और यही रिएक्शंस को मल्टीपल स्टेप में कैरी कराया जा रहा है। ए से पहले बी बना रहे हैं, बी से फिर सी बनाए और सी से फिर डी बनाए। अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कैरी कराया जा रहा है, उसका इंथाल्पी चेंज मान लो कि डेल्टा एच है और इस रिएक्शंस का इंथाल्पी चेंज लेट इट बी डेल्टा एच वन और इस रिएक्शंस का इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच टू और इस रिएक्शंस का इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या बोला कि इंथाल्पी चेंज विल रिमेन कांस्टेंट, मींस डेल्टा एच यही है आपका हेसेस लॉ। अगर रिएक्शंस को आप सिंगल स्टेप में कराओगे, अगर रिएक्शंस को आप मल्टीपल स्टेप में कराओगे, दोनों का जो इंथाल्पी चेंज होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच जो ये होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो यही आपका क्या है, हेस लॉ बोलते हैं इसको, हेस लॉ। दिस इज कॉल्ड हेस लॉ। अब जैसे एक क्वेश्चन देखें, मान लीजिए एक रिएक्शन से ए गिव्स राइज टू डी, ए गिव्स राइज टू डी, इसका आपको डेल्टा एच बताना है, डेल्टा एच आपको फाइंड करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूं। देखिए, अगर मान लो मैं दे दूं ए गिव्स राइज टू ऐसे, बी गिव्स राइज टू ए और इसका डेल्टा एच वन दे दूं मैं, लेट इट बी -50 किलो जूल पर मोल। फिर मैं दे दूं बी गिव्स राइज टू सी, इसका मैं डेल्टा एच दे दूं, लेट इट बी -75 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद मैं दे दूं सी डी गिव्स राइज टू सी, इसका डेल्टा एच दे दूं मैं, लेट इट बी -20 किलो जूल पर मोल। तो अभी आपको इस रिएक्शंस का डेल्टा एच बताना है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब के हेल्प से आपको ये रिएक्शंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो इसको समझे। हमको पता है, यहाँ पर देखो, देखने से लग रहा है क्या, ये जो ए है रिएक्टेंट साइड है, बट ये पहला रिएक्शंस में आपको क्या दिख रहा है कि ए प्रोडक्ट साइड है। तो ये क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शंस को रिवर्स करोगे तो इसके डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा,
ये भी चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शंस का डेल्टा एच वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 50 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शंस का डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर बना रहा हूँ सॉल्यूशन इसका है, यहाँ पर इसके नीचे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, ए गिव्स राइज टू बी। इस रिएक्शंस को रिवर्स किए तो इसका डेल्टा एच वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 50 हो जाएगा। दूसरा चीज, ये रिएक्शंस एज इट इज रखते हैं, एज इट इज रखेंगे क्योंकि बी और बी कैंसल्स है। मेरा फाइनल जो रिएक्शंस पूछा उसमें बी नहीं है, तो इसको बी को एज इट इज रखना पड़ेगा। इसका डेल्टा एच पता है मुझे, दैट वन इज -75 किलो जूल पर मोल। और ये रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि डी मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट में है। तो रिएक्शंस को रिवर्स कर दीजिए, तो इसका डेल्टा एच क्या, डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बी +20 किलो जूल। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए गिव्स राइज टू डी, ए गिव्स राइज टू डी, ये कैंसल्स हो जाएगा ये सब। तो इस रिएक्शंस का डेल्टा एच हम आपसे पूछे हैं तो क्या होगा, आपने क्या किया, इन तीनों रिएक्शंस को ऐड किया है तभी ये रिएक्शंस मिला है। तो हेसेस लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ये सब की भी क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। ये सब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 और प्लस 50 + 2 70, और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा टोटल, दैट विल बी -5 किलो जूल पर मोल। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हेसेस लॉ का यूज करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हेसेस लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन से डील करते हैं, मैं ये भी आपको बताया। उसके बाद लिखिए आप, दैट वन इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, या इसको हम लोग बॉन्ड इंथाल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड इंथाल्पी। इसको हम एप्सिलन से डिनोट करते हैं, एप्सिलन से डिनोट किया जाता है, एप्सिलन से। ये क्या होता है, इसको लिखें, इसको लिख लें, इट इज द it is defined as the it is defined as the average it is defined as the average energy it is defined as the average energy required to break 1 mole of particular bond, 1 mole of particular bond in a compound in gaseous state to form gaseous atoms. It is the average energy required to break 1 mole of particular bond in a compound in gaseous state to form gaseous atoms. क्या बोलना चाह रहे हैं समझे। यहाँ पर देखो, मान लो कि ये जो वाटर गैस है, ये वाटर गैस है, इसको हमको क्या करना है, इसको तोड़कर गैसियस एटम्स में बदलना है, गैसियस एटम्स में बदलना है। तो आपको पता है कि वाटर के अंदर इस तरह का ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं, इस वाटर में 2 OH बॉन्ड होते हैं। इन दोनों OH बॉन्ड को तोड़ना है, तो हम बोलेंगे इस वाटर जो गैस है, इसको गैसियस एटम्स में बदलने के लिए
हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन OH, एप्सिलॉन OH एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इन दिस कंपाउंड विल ब्रेक डाउन इनटू गैसियस एटम्स। ये कंपाउंड भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और ये ब्रेक होने के बाद जो गैसियस एटम्स आपको मिलना चाहिए। जैसे और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो कि देखो मीथेन है, मीथेन गैस को आपको क्या करना है, गैसियस एटम्स में बदलना है, मीथेन गैस को गैसियस एटम्स में बदलना है, तो इसके लिए कितना एनर्जी दिया जाए। तो देखो मीथेन के अंदर आपको पता होगा कि मीथेन का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसमें 4 CH बॉन्ड होते हैं, तो इसको अगर इस मीथेन को गैसियस एटम्स में बदलना है तो इसको 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH देंगे, तभी ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट होगा। जैसे और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक और एग्जांपल देखिए। अगर मान लो कि O2 है, इस O2 को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, किसमें, 2 ऑक्सीजन गैस में। तो इसको आपको पता है कि ऑक्सीजन के अंदर ऐसे O डबल बॉन्ड O होता है, तो इसको तोड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ O डबल बॉन्ड O एनर्जी देंगे, तो वो गैसियस एटम्स में टूट जाएगा। इसी तरह ये बताइए मुझे, C2H6 गैस को गैसियस एटम्स में बदलने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा इसको। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, आपको हेल्प कर देता हूं। कितना एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा। इस कंपाउंड में, इस गैसियस कंपाउंड में किस किस तरह के बॉन्ड है, मतलब एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 3 और 3 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो अगर इस गैसियस कंपाउंड को गैसियस एटम्स में तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH एनर्जी देंगे, तो जितना भी CH बॉन्ड दिख रहा है टूट जाएगा, और प्लस 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ CC एनर्जी देंगे तो ये भी टूट जाएगा। इतना एनर्जी टोटल देंगे तो ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम ये बॉन्ड एनर्जी क्या है और ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कैसे हम लोग डील करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, थोड़ा लिखें, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, calculation of enthalpy of reactions from bond energy data, bond energy data। अभी आपको क्या करेगा, बॉन्ड एनर्जी डाटा देगा और उससे आप क्या करोगे, उस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शंस का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करोगे, सॉरी हीट ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करोगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है देखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to break energy required to break energy required to break reactant into gaseous atoms minus energy required to break product
into gaseous atoms। ये फॉर्मूला ध्यान पड़ेगा, या कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा रहता है, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से भी लिखा रहता है। चलिए ये अप्लाई करके मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। एक क्वेश्चन देखो, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या बना रहा है, वाटर गैस बना रहा है, लेट इट बी। तो इस रिएक्शंस का मुझे क्या करना है, डेल्टा एच निकालना है, इस रिएक्शंस का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो क्या बोला गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स। अगर मुझे हाइड्रोजन को गैसियस एटम्स में बदलना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन ऑफ एच एनर्जी दूं तो क्या होगा, ये गैसियस एटम्स में टूट जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन्स को, ये ऑक्सीजन के बीच आपको पता है डबल बॉन्ड होता है। तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन हाफ मोल है, एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल O2 को गैसियस ऑक्सीजन में बदलने के लिए हमको एप्सिलॉन ऑफ O डबल बॉन्ड O एनर्जी देना पड़ेगा। बट एज इट इज हाफ मोल, तो इसको कितना एनर्जी देंगे, हाफ इंटू एप्सिलॉन ऑफ O डबल बॉन्ड O। इतना एनर्जी देने पर ये क्या होगा, ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। यही लिखा गया ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स। हमने रिएक्टेंट को गैसियस एटम्स में बदल दिया, फिर क्या करेगा, फिर बोला गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम्स। इसको गैसियस एटम्स में बदलने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इसको बदलने के लिए इसमें 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ OH एनर्जी देंगे, तभी ये गैसियस एटम्स में बदलेगा। तो अब अभी ये जो डेल्टा H निकालेंगे, तो रिएक्टेंट को गैसियस एटम्स बदलने में कितना एनर्जी लगा, एप्सिलॉन ऑफ HH प्लस हाफ इंटू एप्सिलॉन ऑफ O डबल बॉन्ड O। रिएक्टेंट को गैसियस एटम्स में बदलने के लिए इतना एनर्जी लगा, प्रोडक्ट को गैसियस एटम्स में बदलने के लिए कितना एनर्जी लगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन OH, इतना एनर्जी लगा। तो ये सब डाटा क्वेश्चंस में देता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो कैसे हम बॉन्ड एनर्जी डाटा का यूज करके कैसे हम हीट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया। और इस चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर्स आपका खत्म होता है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इसमें देखो और क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, बेसिक चीजें पहले देख लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, हाउ विल डिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें लिख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन and its derivative are called organic compound. हाइड्रोकार्बन and its derivative are called organic compound. तो पहले इसमें एक टर्म आया हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इज व्हाट,
compound made up of carbon and hydrogens. Compound made up of carbon and hydrogens are called hydrocarbon. फिर ये बता दूं, ये हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. मींस इसके अंदर क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो. जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट विल कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड हो, दैट विल कॉल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जैसे इसका एग्जांपल को दे देता हूं. जो अल्केन होता है ना, अल्केन, अल्केन, अल्केन इज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अल्केन विल कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन. मीथेन के अंदर क्या होता है? मीथेन हो गया. और भी एग्जांपल दूं, C2H6. इथेन, इथेन के अंदर देख सकते हो ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा इसके अंदर ओनली. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही, हाइड्रोकार्बन है. इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसका एग्जांपल जो होता है दैट वन इज अल्कीन हो गया. अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जैसे अल्कीन का कोई एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ये अल्कीन है, इसको इसका फॉर्मूला होता है C2H4. ये देख सकते हो इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसी तरह और एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है देख लीजिए, दिस वन इज C2H2. ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. तो जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट कंपाउंड विल कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जिस कंपाउंड के अंदर ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो मैं आपको बता दिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाउ विल डिफाइन द हाइड्रोकार्बन. एंड हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. लिखिए उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. पहला रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हूं. तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो. दूसरा जो फॉर्म होता है दैट वन इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म. कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म. कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसमें क्या होगा? जैसे यही एग्जांपल है, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा. तीसरा होता है दैट वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशंस. बॉन्ड लाइन नोटेशंस, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो ऐसा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये जो एंड दिख रहा है, that will represent a carbon atom. This will represent a carbon atom. This will also represent other carbon atom. This is also carbon atom. This is also carbon atoms. And you can
it is not visible that how many hydrogens are present at this carbon. You have to apply your brain. Means this carbon is making one bond with other carbons. So obviously this carbon will make 3 bond with hydrogen atoms. आपको ये पता हुआ कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स. सो यहां पर मैं पूछूं कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर एट दिस कार्बन, तो हम बोलेंगे यहां पर 2. कैसे? दिस कार्बन इज मेकिंग 1 बॉन्ड विद दिस कार्बन, 1 bond with these carbons, so it is necessary that 2 hydrogens are present at this carbon. इसी तरह यहां पर भी कार्बन will make 2 bond with hydrogens atoms, and at this carbon it will make 3 hydrogens bonds. Means ये मैं बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. देखो ये सेम थिंग्स. सो आपको यहां पर यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स एंड एनालाइज आपको करना पड़ेगा. जैसे अगर मैं बोलूं कि ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, क्या होगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. चलो देखो, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा. दिस विल बी द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस बॉन्ड लाइन नोटेशंस. यहां पर एट दिस कार्बन it is making 2 bonds with other carbon atoms, so it is necessary that 2 hydrogens are present at these carbons. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अगर मैं बोल दूं कि ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दिस बेंजीन, इसको बोला जाता है बेंजीन. इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है. इसका फॉर्मूला होता है C6H6. तो आप देख सकते हो कि इफ यू विल नोटिस दिस कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन्स एंड 1 सिंगल बॉन्ड विद दिस कार्बन्स. सो कार्बन हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड 3 bonds with other carbon atoms. Only 1 valence electrons are left, so it will form bond with hydrogen atoms. तो यहां पर आप बोल सकते हो ऐसे, देखो ये कुछ ऐसा है. You can see that this carbon is making bonds with 3 carbon atoms. Double bond, single bond, 1 hydrogen is present. 1 hydrogen is present at each carbons. So this is the bond line notations and this is the condensed structural form. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैं आपको ये बता चुका था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. जैसे अगर मैं पूछूं, ये पता है ना, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर ओनली एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर ले, दैट विल गिव द हाइब्रिडाइजेशन. जैसे अगर मैं पूछूं कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो आपको क्या करना है कि देखना है ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बताओगे कोई? कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है?
4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, अब हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो मुझे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन का, sp3। sp3, ये भी यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड तो क्या है sp3, ये भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। दिस कार्बन इज मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड विद दिस कार्बन्स, 1 सिग्मा बॉन्ड विद दिस लास्ट कार्बन्स, 1 sigma bond with this carbons, and 1 sigma bond with this hydrogens. So hybridization of this carbon will be sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा sp3, इसका भी होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। तो अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना आता है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर मैं पूछूं यहां पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन, what is the hybridization of this carbon, anyone? कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये बताओ। नो आइडिया। कितना सिग्मा बॉन्ड बना, हाँ कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। गुड गुड गुड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल आपने सही बोला कि 2 सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। एक डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखना पड़ेगा। तो अगर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। ये ध्यान रखना, अगर इतना भी नहीं ध्यान रख पर सकते हो, अगर 0 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। इतना भी ध्यान रखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद देखें, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक आइडिया दे दिया। उसके बाद लिखे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स, सॉरी डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन का 4 तरह का डिग्री होता है। एक प्राइमरी, दिस वन इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी सी मतलब प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तो लिख लीजिए द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, which is directly connected with, which is directly connected with one other carbon atoms। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। इसी तरह सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ टू अदर कार्बन एटम, उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। इसी तरह टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन
क्या होगा? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन एटम, 3 अदर कार्बन एटम्स। इसी तरह चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन। क्या? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम, उसको हम क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो 4 तरह का कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। If carbon is making only one, if carbon is connected with only one other carbon atom, then it is primary carbons. If it is connected with 2 other carbon atoms, then it is secondary carbon atoms. If it is connected with 3 other carbon atoms, then it is tertiary carbon atom. And if it is connected with 4 other carbon atoms, then it is quaternary carbon. जैसे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, tell me this carbon, what is the types of carbon? This carbon is connected with only one other carbon atom, so what will be the types? This is primary carbon. Tell me, tell me the types of carbon. This carbon is primary, secondary or tertiary or quaternary? So this carbon is tertiary. See, this carbon is connected with 1, 2, 3 other carbon atoms, so its type will be tertiary. Bilkul good. And what will be the types of carbon? This carbon is primary. This carbon is also primary. This carbon is also primary. This carbon is secondary. As it is connected with 2 other carbon atoms. What is the types of carbon? So quaternary. Quaternary, good. Quaternary. And this one is primary. Primary. Okay. Tell me the types of carbon. See, this carbon is secondary carbon. Secondary. As it is connected, one carbon here, another carbon is here. And this carbon is also secondary, and this carbon is also secondary. And what is the types of this carbon? Tertiary carbon. This is tertiary carbon. And this one is? This one is also tertiary carbon. Tertiary carbon, good. And this one is primary carbon. And this one is secondary, and this one is primary. So, आपको ये समझ में आ गया हो गया कि how we will calculate the types of carbon. Next one is how we will decide the types of hydrogens. So next, write down that the types of hydrogens. Types of hydrogens. So basically hydrogen is of 3 types. Primary hydrogens means what? The hydrogen present with primary carbon. The hydrogen which is directly attached with primary carbon, that will called primary hydrogens. Similarly, how will define the secondary hydrogens? The hydrogen which is present with secondary carbon. And similarly, tertiary hydrogens, the hydrogen which is present with tertiary carbons, that will be tertiary hydrogens. And there is no quaternary hydrogens.
as the quaternary carbons will not present any hydrogens. So hydrogen is basically is of three types: primary hydrogens, secondary hydrogens, tertiary hydrogens. Now I am drawing one structures, okay, and you have to calculate primary hydrogens, how many primary hydrogens are there, how many secondary hydrogens are there, and how many tertiary hydrogens are there. First of all, you identify the types of carbons. So you can see that this carbon is secondary, 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 secondary. This one is tertiary, this one is also tertiary, this one is primary, this one is quaternary, this one is primary, this one is primary. So how many primary hydrogens are there? Tell me. First of all, tell me how many hydrogens are there at this carbon? How many hydrogens are there at this carbon? 3 hydrogens. 3 hydrogens. Good. 3 hydrogens. यहाँ पर 3 hydrogen. This carbon contain 3 hydrogens. This carbon also contain 3 hydrogens. 3 hydrogens. 3 hydrogens. How many primary hydrogens are there? There are total 4 primary carbons, and each primary carbon contain 3 hydrogens. So how many primary hydrogens are there? So that will be 12. How many secondary carbons are there? How many secondary carbons are there? There are 4 secondary carbons are there. 4. And each secondary carbon contain how many hydrogens? Each secondary carbon contain 2 hydrogens. 2 hydrogens. There are 4 secondary carbons and each secondary carbon contain 2 hydrogens. So there are 8 secondary hydrogens are present. How many tertiary hydrogens are there? How many tertiary carbons are there? There are 2 tertiary carbons, and each tertiary carbons contain only 1 hydrogen, as this carbons has already made 3 bond with other carbon atoms. So there is only 1 hydrogen present here. So each tertiary carbon will contain 1 hydrogen, and there are 2 tertiary hydrogens. Tertiary carbons are present in this organic compound. So there are 2 tertiary hydrogens present. So like that, you can find the number of primary, secondary and tertiary carbons and hydrogens present in that given compound. Moving forward, next one is types of degree of alkyl halide. Degree of alkyl halide. Write down degree of alkyl halide. What is degree of alkyl halide? You must be knowing that alkyl halide is represented by, this is the notations of alkyl halide. R, this is called alkyl group. Alkyl group. And this one is X is the representation of halogens. Halogens. So this that Rx is called alkyl halide. Okay. I will explain more about this in coming lectures. यहां पर देखिए, लिख लीजिए यहां पर डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड. Degree of alkyl halide is same as the degree of carbon, same as the degree of carbon at which halogen is attached. Halogen is attached. First of all, write down, then after I will explain the meaning. इसका meaning क्या होगा? Okay.
I'm taking one examples. This one is alkyl halide. Now I want to know what is the types of alkyl halide. So you can see that, first of all, tell me what is the types of these carbons. Types of these carbons. Primary. 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 Good. This carbon is connected with one other carbon atom. So the types of this carbon is primary. Okay. What I have written? Degree of alkyl halide is same as the degree of carbon at which halogen is attached. You can see that this halogen is attached with these carbons, and we know that types of this carbon is primary. So what will be the types of halogens? So I can say this one is primary. This one is primary. Okay. Now tell me, what is the types of halogens? Types of halogens. Primary, secondary, tertiary. Secondary, sir. Okay, good. As this carbon, this halogen is connected with these carbons, and we know that types of this carbon is secondary. So this will be called secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide. Now tell me, what is the types of these halogens? Whether it is primary, secondary, tertiary. Primary. Okay. This carbon is connected with one other carbon atom. So it is primary alkyl halide. Now tell me this, what is the types of it is primary, secondary or tertiary? Tertiary. Tertiary. This one is tertiary. This carbon is connected with two other carbon atoms. So this is a secondary carbon. This secondary, sir. Secondary Yes, sir, carbon. it's a secondary. So it is secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide. Now tell me one more examples. Tell me the types of alkyl halide. This one is tertiary, sir. Tertiary. Okay, this one is tertiary. Good. This one is tertiary alkyl halide. And we know that this halogen is connected with these carbons, and the types of carbon is tertiary. So this one is all about degree of alkyl halide. Now moving forward, that one is degree of alcohol. Degree of alcohol. Degree of alcohol. Alcohol is generally represented at ROH. Degree of alcohol is same as the degree of carbon. Degree of carbon to which OH is attached. Means mainly you have to see the types of carbon, degree of carbon to which OH group is attached. I'm explaining with one example. Now you have to tell me what is the types of alcohol. It is whether it is primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Secondary alcohols. Bilkul good. This OH group is attached with this carbon, and the types of this carbon is secondary. So this one is secondary alcohol. Tell me the types of alcohol. What is the types of alcohol?
Tertiary alcohols. This one is tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Tertiary alcohol. And what is the types of this alcohol? Quarterly. No. There is no Primary possibility alcohol. there is no possibility of quaternary alcohol. As you can see that this OH group is connected with these carbons, and these Yes, types sir. of this carbon is primary, as this carbon is connected with one other Primary carbon alcohol. atoms. This one is primary carbons. So the types of alcohol is primary alcohol. There is no possibility of quaternary alcohols, quaternary alkyl halide. Alcohol can be either primary, secondary or tertiary. So keep in mind that there is no possibility of quaternary alcohol or quaternary alkyl halide. There is also no possibility of quaternary hydrogens. Okay, sir. Write down the next one is classification of organic compound. Classification of organic compound. From here, I will explain in next class. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.